वेल आई नो कि वीडियो काफी ज्यादा लेट है। मेरी तबीयत बीच में खराब हो चुकी थी और इवन कुछ इंपॉर्टेंट काम या फिर पर्सनल इश्यूज के चलते मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो चलो सारी बकचोदियों से मैंने छुटकारा पा लिया है और शायद अब मैं एक वीक में एक वीडियो डालने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में हम यूजी और चोसो की फाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेल अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली मांगा फाइट की वीडियो देखी है जेजेके की, तो सारे फाइट्स को मिला के मैंने ऑलमोस्ट शिबुया इंसिडेंट के मेजर फाइट्स को कवर कर दिया है। अब सिर्फ एक या दो ही फाइट्स बचे हैं इसको मिला के। उसके बाद मैं शिबुया इंसिडेंट के सारे मेजर फाइट्स को कवर कर चुका हूँ और उन सारे फाइट्स को कवर करने के बाद मैं शिबुया इंसिडेंट को एक ब्रीफ मैनर में कवर करूंगा ताकि तुम लोगों को कम से कम समय में पूरा शिबुया इंसिडेंट अच्छे से समझ में आए। पहले बात करते हैं इस फाइट की। तो इस फाइट में हम यूजी और चोसो को आमने सामने देखेंगे। अब यहाँ यूजी के बारे में तो तुम जानते होगे, लेकिन चोसो एक कम्प्लीटली नया कैरेक्टर है शिबुया इंसिडेंट में। दरअसल ये उन दोनों स्पेशल कर्सेस का भाई था जिन्हें यूजी और नोबारा ने मिलकर सीजन 1 के लास्ट में मार दिया था और चोसो उसी का बदला यूजी से लेना चाहता था। काफी लोग इस फाइट को वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स इन जुजुत्सु काइसेन बोलते हैं, क्योंकि इस फाइट में दोनों ओपोनेंट्स अपने एकदम सेम लेवल पे हैं, मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन बीइंग ए कर्स, चोसो अपर हैंड में रहता है और यूजी को वो ऑलमोस्ट नियर डेथ सिचुएशन में ला देता है और यूजी को खत्म भी करने वाला होता है। लेकिन कुछ विजन्स के कारण वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। अब वो विजन्स क्या थे, क्यों थे, ये सब हमें इस पूरे वीडियो में ही जानने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये कहानी शुरू होती है चैप्टर 101 में, जहाँ शिबुया इंसिडेंट के दौरान यूजी एनकाउंटर करता है चोसो से। अब यूजी को देखते ही चोसो समझ जाते हैं कि यही वो बंदा है जिसने मेरे भाइयों को मारा है। अब यही देख के चोसो बिना कुछ सोचे समझे यूज करता है कन्वर्जन्स, वही अपनी ब्लड टेक्निक, जिसके कारण यूजर अपने ब्लड को इतनी हद तक कंप्रेस कर देता है कि वो उसे एज ए वेपन यूज कर सकता है। यही सेम टेक्निक हमें कामो के द्वारा भी यूज करते हुए दिखाया गया था जेजेके के सीजन 1 में। अब हमें इस टेक्निक के बारे में आगे भी बताया जाता है कि इस टेक्निक से जिस तरह ब्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके कारण ब्लड को स्पीड ऑफ साउंड की तरह अपने ओपोनेंट पर शूट किया जा सकता है। और इस सीक्रेट टेक्निक का नाम है पियर्सिंग ब्लड, जिसके इस्तेमाल से चोसो यूजी के ऊपर एक बहुत ही स्पीड ब्लड की रे शूट करता है, जिसे यूजी तो आराम से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन डैमेज खतरनाक पड़ता है उसके। अब यहाँ पर चोसो रुकता नहीं और वो फिर से पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे देखकर यूजी उसके साइड से ब्लॉक करते हुए भागता है। और अब यहाँ पर यूजी चोसो के ऊपर पंच लैंड करता है साइड से, पर चोसो उसे आराम से ब्लॉक कर लेता है। अब यहाँ इतादोरी सोचता है कि उसके पंचेस काम तो दे रहे हैं, लेकिन पियर्सिंग ब्लड टेक्निक ने उसके राइट आर्म को डैमेज कर दिया है, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने लेफ्ट आर्म को ही डैमेज के लिए इस्तेमाल कर सकता है और वो वही करने की सोचता भी है। अब यहाँ पर चोसो रुककर यूजी से पूछता है क्या उसके भाइयों ने कोई लास्ट या फिर फाइनल वर्ड्स छोड़े थे उसके लिए। अब यहाँ इतादोरी भी कंफ्यूज होता है कि वो किन भाइयों के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर चोसो गुस्से में कहता है कि वही दोनों जिसे तुम लोगों ने मिलकर मार दिया था। इस पे इतादोरी फिर से रिकॉल करता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था और मुझे कुछ याद भी नहीं उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर इतादोरी आगे भी मेंशन करता है कि उनके पास कोई फाइनल वर्ड्स तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने रोया जरूर था। अब यही सुन के चोसो पूरा बौखला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उसके भाई लोग मरते हुए रो रहे थे। अब यहाँ पर चोसो अपने दोनों भाइयों को फेयरवेल कहता है और वो कहता है कि वो उनका बदला जरूर लेगा। अब यह चोसो फुल पावर से फिर से पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर यूजी उसे एनालाइज करते हुए ये सोचता है कि इसकी टेक्निक काफी ज्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि उसके बचने के चांसेस भी 50-50 है। एक राउंड मूव और इतादोरी गया, लेकिन अगले ही पल इतादोरी चोसो के सामने से गायब हो जाता है। यहाँ पर इतादोरी उसके अटैक से बच गया था, लेकिन उसके मुंह पे एक कट आ गई थी। और अब क्योंकि इतादोरी एयर में था तो चोसो इसका फायदा उठाता है और बिना किसी देरी के इतादोरी पे अटैक करता है, जिसपे इतादोरी अपने फ्लेक्सिबिलिटी का जादू दिखाता है और एयर में अपने बॉडी को बेंड कर देता है और नीचे लैंड करते ही चोसो की तरफ चार्ज करता है अटैक करने के लिए, जिसपे चोसो भी इस बात पे इंप्रेस होता है और वो भी इतादोरी को काफी अच्छी काउंटर देता है। अब यहाँ इतादोरी रियलाइज करता है कि अगर वो डिस्टेंस से लड़ेगा तो यहाँ पर चोसो के पास अपर हैंड है, तो वो जैसे तैसे उसके पियर्सिंग ब्लड से बचते हुए चोसो के क्लोज रेंज में जाएगा और उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में घसीट लाएगा। लेकिन यहाँ पर इतादोरी ने चोसो के हैंड टू हैंड कॉम्बैट को अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिसपे चोसो इस्तेमाल करता है सुपरनोवा और लगातार 3 हिट्स खतरनाक वाली इतादोरी के ऊपर लैंड कर देता है। अब हमें आगे सुपरनोवा के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे ब्लड को जैसे 3 ब्लेड की तरफ कंप्रेस किया जा सकता है और एक ग्रेनेड की डैमेज भी ऐड कर दी जाती है और उस पूरी डैमेज को हर डायरेक्शन से अपने ओपोनेंट पर चार्ज किया जा सकता है। अब यहाँ पर चोसो अपने ब्लड मैनिपुलेशन से एक नाइफ शेप बनाता है और इतादोरी के पैरों में दे देता है, जिसपे चोसो ये सोचता
सोचता है कि अब इतादोरी अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन गेस व्हाट, इतादोरी उसी डैमेज्ड पैर से चोसो के मुंह पे एक किक लैंड करता है और आगे एक तो हिट से चोसो को भी डैमेज पहुंचा देता है। और अब यहाँ पर इतादोरी रियलाइज करता है कि वो चोसो को सुपरनोवा का इस्तेमाल करने नहीं दे सकता क्योंकि वो इतादोरी के लिए काफी खतरनाक है। अब यहाँ पर चोसो फिर से पियर्सिंग ब्लड के पोजीशन लेता है जिसमें इतादोरी पीछे हट जाता है, लेकिन ये तो बस एक छलावा था। चोसो एक्चुअल में इतादोरी के अगेंस्ट कॉम्बैट में जाता है और वो यहाँ पर यूज करता है लीपिंग क्रिम्सन किरिन, जिसपे वो हैंड टू हैंड में इतादोरी को काफी खतरनाक तरीके की डैमेज देता है। और यहीं पर चोसो बिना टाइम वेस्ट किए यूज करता है 100 ब्लेड्स। अब इसी अटैक से इतादोरी दूर जाके गिरता है, लेकिन इतादोरी पे ज्यादा चोटें भी नहीं आई थी क्योंकि चोसो ने ये अटैक जल्दबाजी में किया था और ब्लड को अच्छे से कंप्रेस भी नहीं किया था उसने। अब यहाँ पर मेकामारू का छोटा सा रोबोट पूछता है इतादोरी को कि भाई सिचुएशन क्या चल रही है यहाँ पर, जिसपे इतादोरी तो पूछता है कि भाई अब तक कहाँ था तू। इसके जवाब में मेकामारू भी कहता है कि मुझे कर्स एनर्जी को कंजर्व करना है, मैं पहले मर चुका हूँ, तो बाकी के जो ऑर्डर्स देने या फिर स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए मुझे बैटरी या कर्स एनर्जी को कंजर्व करना पड़ता है। अब यहाँ पर मेकामारू चोसो के ब्लड मैनिपुलेशन को देखते ही पहचान जाता है उसकी कर्स टेक्निक कैसे हो सकती है और वो आगे भी इतादोरी को कहता है कि कामो भी सेम तरीके की टेक्निक यूज कर सकता है। अब यहाँ पर मेकामारू भी कहता है कि उसको उसके टेक्निक की वीकनेस नहीं पता क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन एक बहुत ही ट्रेजर्ड कर्स टेक्निक है जो कि कामो फैमिली में पास ऑन होती आती है और ऐसी कर्स टेक्निक शॉर्ट, मिड और इवन लॉन्ग रेंज में काफी बढ़िया काम देती है। तो मतलब जो टेक्निक हर जगह काम दे सकती है उसकी वीकनेस फाइंड करना तुम्हें पता है कि कितनी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और अब क्योंकि यहाँ पर चोसो भी ब्लड लॉस की वजह से कोई सफरिंग नहीं करेगा क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक कर्स है, वो रीजनरेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मेकामारू एक आइडिया सजेस्ट करता है और इतादोरी को बाथरूम की तरफ भागने की कहता है। और वो आगे भी इतादोरी से कहता है कि ये स्ट्रेटेजी बस मेरी एक प्रेडिक्शन है, सिर्फ 10% चांस है इसके सक्सेस होने की, अगर ये फेल हो गया तो इतादोरी आई एम सॉरी तुम्हें मरना पड़ेगा। जिसपे इतादोरी तो मेकामारू की तारीफ करता है, मतलब इन सार्कास्टिक वे, और बिना कोई टाइम वेस्ट के बाथरूम की तरफ भाग देता है। अब यहाँ चोसो तो समझ नहीं पा रहा था कि इतादोरी करना क्या चाहता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो वो बाथरूम की तरफ भाग के अपने पाथ को ही नैरो कर रहा है, जिसके कारण चोसो के उसके ऊपर अटैक करने का काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे वो रियलाइज करता है कि ये वही सेम बंदा है जिसने मेरे दोनों भाइयों को हराया, तो मतलब ये चूतिया बंदा तो नहीं है कि अपनी मौत को खुद बुलाए, और यही बात सोच के वो अलर्ट भी हो जाता है। अब यहीं पर वो मेकामारू का रेडियो चोसो से कहता है क्या हुआ भाई, आ जाना लड़ने, तू भी अपने भाइयों की तरह डरपोक है क्या। अब यही बात सुन के चोसो गुस्से में चार्ज करते हुए उसकी तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर चोसो देखता है कि बाथरूम में पूरी जगह पानी भर चुका है और यहाँ पर मेकामारू फिर से कहता है कि तुम सब लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि तुमको मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए तुम काफी ज्यादा वीक हो। अब ये सुनते ही चोसो गुस्से में मेकामारू को तोड़ देता है और यहीं पर यूजी पीछे से आके चोसो पे हमला करता है, जिसपे चोसो तो बचकर पीछे चला जाता है और वो ये भी सोचता है कि अब इतादोरी के पास कोई रास्ता नहीं है भागने का और अब वो उसे आराम से हरा देगा। लेकिन तभी आता है ट्विस्ट, चोसो को पता चलता है कि वो अपने ब्लड को कंडेंस नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर काम आती है थोड़ी सी साइंस। अब तुम लोगों को पता है कि अगर ब्लड को कोआगुलेट करना है तो उसके मॉलिक्यूल्स को टाइटली बाउंड करना पड़ेगा, लेकिन इसके अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है पानी। पानी में मिलने के बाद ब्लड की कोआगुलेशन कैपेसिटी काफी हद तक कम जाती है, इसी के कारण चोसो अपने ब्लड को कंडेंस नहीं कर पाता, जिसके कारण वो पियर्सिंग ब्लड या फिर सुपरनोवा जैसे अटैक्स को बिल्कुल यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, आगे भी चोसो के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दरअसल चोसो का ब्लड नॉर्मल ह्यूमन के ब्लड के कंपैरिजन में पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर चोसो के ब्लड के ऊपर काफी इफेक्ट दिखाता है और इसी के कारण ब्लड सेल्स टियर एंड टियर में डैमेज हो जाते हैं। तो अब क्योंकि चोसो अपने बॉडी के आउटसाइड अपने ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता, एक तरह से कह सकते हैं कि यूजी और चोसो दोनों अभी इक्वल पोटेंशियल पे हैं, मतलब दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट का ही रास्ता है। हम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि यूजी के पास अपर हैंड है क्योंकि वो अपने डाइवर्जन फिस्ट जैसे कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, और अब यहीं पर चोसो इस्तेमाल करता है फ्लोइंग रेड स्किल स्टैक, जिसके कारण वो अपने ब्लड को अंदर से ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर चोसो अपने ब्लड को बाहर नहीं ला सकता, इसलिए उसे जो करना है ब्लड को अंदर से मैनिपुलेट करके करना पड़ेगा। और अब यहाँ इतादोरी भी सोचते है कि अब क्योंकि चोसो मेरे बराबर है, इट्स नाउ और नेवर। और यहीं पर एक मास्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू हो जाती है दोनों के बीच में, जहाँ दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। और सिचुएशन को देख के यूजी इतादोरी सोच रहा था कि अब तो मैं जीत जाऊंगा भाई लोग, लेकिन कहते हैं ना लड़ाई खत्म होने से पहले उछल कूद ज्यादा नहीं करते। वेल यही चीज इतादोरी पे भारी पड़ गई। दरअसल चोसो ने अपने ही फिस्ट में ब्लड को मैनिपुलेट करके अंदर ही अंदर उसे बुलेट की तरह बना दिया और मौका मिलता ही उसने इतादोरी की छाती की तरफ उसे फायर कर दिया। और अब क्योंकि चोसो ने उसे मैनिपुलेट करके इतना सख्त बना दिया था और उसे इतनी तेजी से फायर किया था, उसने इतादोरी को हाई डैमेज भी दे दी और यहाँ पर पानी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं
पाया, क्योंकि ब्लड के डिसॉल्व होने के लिए टाइम लगता है भाई, और वो चोसो ने पानी को दिया नहीं, और इसी अटैक को चोसो नाम देता है ब्लड मैनिपुलेशन ब्लड मेटेराइट। अब यहाँ पर इतादोरी सोचता है कि वो काफी ज्यादा केयरलेस था कि उसने एक चोसो की ब्लड मैनिपुलेशन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। उसने सोचा कि पियर्सिंग ब्लड और सुपरनोवा के अलावा उसके पास कोई और अटैक बचे ही नहीं होंगे एक्सेप्ट वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले। और यहाँ पर जो 1 मिनट पहले इतादोरी सोच रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, उसके थॉट्स ऐसे पलटे जैसे इलेक्शन के बाद नेता। इतादोरी को लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, लेकिन यहीं पर इतादोरी अपना स्टैंड वापस लेता है और वो कहता है कि मुझे अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को जीरो करना पड़ेगा और अभी फाइट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और मेरा डर ही मेरी कर्ज एनर्जी है। मेरा एकमात्र लक्ष्य यहाँ पर यही है कि मुझे बाकी सारे सॉर्सरर्स को, गोजो को रेस्क्यू करने के काबिल करना पड़ेगा, मतलब उनके लिए टाइम बाय करना पड़ेगा और जितना हो सके उतने थ्रेट को एलिमिनेट करना, यही मेरी ड्यूटी है। और अगर ऐसा करते हुए मैं मर भी गया तो भी ये मुझे कबूल है। और अब यहाँ चोसो भी सोचता है कि इतादोरी ने उसे सिर्फ 3 ही हिट्स दिए थे, लेकिन मात्र 3 हिट्स में चोसो की हालत भी काफी बुरी हो चुकी थी। वो आगे भी सोचता है कि ब्लड मेटेरॉइड पियर्सिंग ब्लड जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इवन ब्लड मैनिपुलेशन ब्लड को हार्डन करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, वो मोर लाइक उसे एक शार्प शेप देने में और उसे मोर लीथल अटैक्स करने में मदद करती है। और अगर कोई सॉर्सरर बार बार अपने ब्लड को हार्डन करने के लिए कोशिश करता है तो उसके हेल्थ के लिए वो हानिकारक हो सकती है। लेकिन यहाँ चोसो उस बात पे ध्यान नहीं देता और अपने फिस्ट को ब्लड से हार्डन करता है और इतादोरी को फिर से चैलेंज करता है। और यहाँ पर फिर से उन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू हो जाती है और दोनों इस बार कड़ी टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। इवन दो चोसो ने अपने हाथों को भी हार्ड कर लिया था, इतादोरी फिर भी उसके अटैक्स को ब्लॉक करके उसकी तरफ अटैक कर रहा था। अब यहाँ पर चोसो इतादोरी को तगड़ी हिट देता है और उसके बाद इतादोरी बाथरूम के अंदर चला जाता है। जिसे देखते ही चोसो को कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन इतादोरी पाइप चला के पानी से चोसो की एक्यूरेसी डाउन कर देता है और पीछे से चोसो को एक तगड़ी किक देता है, जिसपे चोसो तो काफी हद तक हिल जाता है और उसका गार्ड भी डाउन हो जाता है। और यहाँ पर इतादोरी बिना मौका गवाए उसकी तरफ चार्ज करता है और एक अटैक के लिए। और यहाँ पर अब इतादोरी सोचता है कि चोसो ने प्रोबेबली ये प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि इतादोरी अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसे पहले ही डैमेज कर दिया था। याद है वीडियो के कुछ स्टार्टिंग मोमेंट्स में मैंने कहा था कि इतादोरी सोच रहा था अपने एक ही आर्म का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर इतादोरी खुद चोसो के माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो काम भी आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहीं पर चोसो अपने हाथ को हार्डन करके यूजी का कंधा ही उड़ा देता है, मतलब लिटरली उसके कंधे को नीचे तक तोड़ देता है और एक और हिट के साथ इतादोरी को बाथरूम के एंड तक फेंक के स्मैश करता है और यहीं पर इतादोरी नॉकआउट हो जाता है। दरअसल चोसो ने ब्लड हार्डनिंग के इस्तेमाल से अपने बॉडी को भी हार्डन कर लिया था, जिससे इतादोरी के हिट्स का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। और अब यहाँ पर एक फिनिशिंग ब्लो लैंड करने से पहले चोसो कहता है कि जब तुम मेरे भाइयों से मिलो ना तब उनसे अच्छे से माफी मांगना। लेकिन यहीं पर चोसो के मन में कुछ अजीब से फ्लैशबैक्स आते हैं और वो अपना सिर पकड़ के वॉशरूम के बाहर बस स्ट्रगल कर रहा था और हमें दिखाया जाता है कि चोसो यूजी और अपने दोनों भाइयों को मिला के आराम से बैठा है और उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है, जिसपे ये बात चोसो को भी समझ में नहीं आती कि यूजी आखिर वहाँ पर क्या कर रहा है, और इस पूरे कंफ्यूजन में वो वहाँ से भाग जाता है। और अगर यहाँ पर तुम लोग कंफ्यूज हो तो इसके बारे में हमें बाद में बताया जाएगा शिबुया इंसिडेंट के आखिरी में, लेकिन मैं तुम लोगों को यही बता देता हूँ कि दरअसल यूजी चोसो का हाफ ब्रदर है और इन सब का कारण है सिर्फ और सिर्फ केंजाकू, मतलब फेक गेटो। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हमें पता चलेगा बाद में, जब मैं पूरा शिबुया इंसिडेंट कवर करूंगा तब हमें फेक गेटो के अंदर रहे कर्स सॉर्सरर के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। वेल चोसो के जाने के बाद यूजी के पास वो 2 लड़कियां आती है जिसे गेटो ने सीजन 2 में बचाया था और उनके हाथ में था सुकुना का एक फिंगर। और बस इसी के बाद तुम्हें पता होगा क्या हुआ था। सुकुना जग जाता है, जोगो से लड़ लेता है, जोगो को एक्सरसाइज भी कर देता है और इवन स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी से लड़ता है, माहोरागा। अगर ये दोनों फाइट्स देखनी है तो तुम ये दोनों वीडियो मेरी देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ सिर्फ एक ही मांगा फाइट बच जाती है जो कि मुझे कवर करनी बाकी है अभी भी, जो कि है गोजो के सील होने की फाइट, जो कि तुम ऑलरेडी एनिमे में मोस्ट प्रोबेबली देख चुके होगे। लेकिन शिबुया इंसिडेंट के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरा ये फाइट एक्सप्लेन करना जरूरी है। हालांकि वीडियोस पे कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।